नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, पर है 100% असली। जरा सोचिए, एक सुबह खबर आती है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्हीं के देश से गिरफ्तार कर लिया है। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं किया, उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले आया गया है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने जैसा है, और इसने पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना के हर पहलू को दिखा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने इतना बड़ा और इतना खतरनाक कदम आखिर उठाया क्यों, उनके आरोप क्या हैं, और सबसे जरूरी, जब ये सब हो रहा था तो संयुक्त राष्ट्र जैसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था क्या कर रही थी। लेकिन कहानी का जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो तब आता है जब हम देखते हैं कि खुद वेनेजुएला के अंदर इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई, वो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में ही चौंकाने वाली है। एक देश के मौजूदा राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को हथकड़ी पहनाकर एक फौजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। निकोलस मादुरो के साथ किसी राष्ट्राध्यक्ष जैसा बर्ताव तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि जैसे किसी बड़े ड्रग माफिया सरगना के साथ होता है वैसा हो रहा है। और अमेरिका ने आरोप भी कुछ वैसे ही लगाए हैं। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया है कि मादुरो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के एक बहुत बड़े रैकेट के सरगना हैं। यहाँ तक कि उन पर मानव तस्करी के भी आरोप हैं। मानव तस्करी? जी, लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो एक दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आरोप सिर्फ एक बहाना है, कहीं असली निशाना वेनेजुएला का वो अकूत तेल भंडार तो नहीं। इसे एक नए जमाने का साम्राज्यवाद या कह लीजिए नव उपनिवेशवाद कहा जा रहा है। मतलब वजह बताओ मानवाधिकार और कब्जा करो तेल के भंडार पर। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं होगा? मादुरो के खिलाफ मानवाधिकार हनन के आरोप भी तो बहुत पुराने और गंभीर हैं। उनकी तानाशाही, विपक्ष को कुचलने की बातें, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बातें, ये तो सालों से चल रही हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अमेरिका के इरादे कुछ हद तक सही हो, भले ही उनका तरीका पूरी तरह से गलत हो? ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। देखिए, मादुरो का रिकॉर्ड वाकई बहुत खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल नीयत का नहीं बल्कि तरीके का है। अंतर्राष्ट्रीय कानून बने ही इसी के लिए हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है भारत की। भारत दाऊद इब्राहिम को एक आतंकवादी और अपराधी मानता है जो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत उसे लाने के लिए पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता या उसे वहां से ऐसे उठा नहीं सकता। इसके लिए एक प्रत्यर्पण संधि होती है, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। मतलब आप कह रही हैं कि अगर हर देश खुद ही जज और जल्लाद बनने लगे तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा। बिल्कुल। अमेरिका ने यहाँ सभी प्रक्रियाओं को, सभी कानूनों को ताक पर रखकर सीधे सीधे एक संप्रभु देश के प्रमुख को उठा लिया है। और अब उन पर न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी MDC जेल में मुकदमा चल रहा है। अदालत में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और वो चिल्लाकर बोले, मैं अपराधी नहीं, मैं एक देश का राष्ट्रपति हूँ। वाह, ये तो कमाल है। और मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपने बचाव के लिए बैरी पोलैक को वकील रखा है। ये तो वही हैं जो विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के भी वकील रह चुके हैं। जी हाँ। तो ये तो साफ है कि वो इसे एक राजनीतिक लड़ाई बनाना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक क्रिमिनल केस। एकदम सही। असांजे के वकील को रखने का मतलब ही यही है कि वो दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि ये मुकदमा अपराध के बारे में नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक लड़ाई है। वो खुद को एक शिकार के तौर पर पेश कर रहे हैं जिसे एक बड़ी ताकत ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए फंसाया है। ठीक है, तो अमेरिका ने अपना दांव चल दिया। दुनिया भर में जरूर हंगामा मचा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आपात बैठक तो बुलाई गई होगी। वहां क्या हुआ? मुझे लगता है वहां अमेरिका की जबरदस्त निंदा हुई होगी। बैठक तो हुई और पूरी दुनिया की नजरें उसी पर थीं। UNSC में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और इन सब के पास वीटो पावर है, यानी इनमें से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं का वहीं रद्द हो जाता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि जिस देश पर आरोप है वही जजों में से एक है? जी। फिर तो फैसले का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हुआ भी वही। वो बैठक एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थी। रूस और चीन ने अमेरिका के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का नंगा नाच तक कह दिया और मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की। फ्रांस ने भी दबी जुबान में वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान करने की बात की।
लेकिन जैसे ही अमेरिका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात हुई, अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और उसे रोक दिया। हाँ, बात ही खत्म हो गई। और ब्रिटेन, उसने क्या किया? अमेरिका और ब्रिटेन तो हमेशा साथ रहते हैं। ब्रिटेन ने यहाँ सबको चौंका दिया। उसने अमेरिका का खुला समर्थन किया। ब्रिटिश प्रतिनिधि ने कहा कि मादुरो की सरकार धोखाधड़ी से बनी एक अवैध सरकार है और इसलिए उन पर राष्ट्राध्यक्ष को मिलने वाली छूट लागू ही नहीं होती। अच्छा। हाँ, वहीं पाकिस्तान जैसे जो अस्थायी सदस्य थे, उन्होंने गहरी चिंता जताई और कहा कि ये एक बेहद खतरनाक मिसाल है। कल को किसी भी छोटे देश के साथ ऐसा हो सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था पूरी तरह बेबस नजर आई। और खुद अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर क्या कहा? उनका रवैया तो और भी ज्यादा अहंकार भरा था। जब अमेरिकी विदेश मंत्री से संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं है। क्या कहा? परवाह नहीं है? जी। और विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा, दिस इज आवर हेमिस्फीयर, यानी यह हमारा गोलार्ध है। हमारा गोलार्ध? इसका क्या मतलब है? ये तो किसी माफिया बॉस की तरह बात कर रहे हैं। इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे मनरो सिद्धांत यानी मोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। सदियों से अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अपने प्रभाव का क्षेत्र मानता आया है। इस बयान से उन्होंने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि इस इलाके में वही होगा जो हम चाहेंगे और हमें किसी के दखल की जरूरत नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बेचारे बयान देते रहे कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अमेरिका ने सबको एक तरह से दरकिनार कर दिया है, लेकिन जिस देश के साथ ये सब हुआ, वेनेजुएला, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वहाँ की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है, आगजनी, प्रदर्शन? आखिर उनके राष्ट्रपति को एक विदेशी ताकत उठाकर ले गई है। यहीं पर यह कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। शुरू में जब मादुरो की गिरफ्तारी की खबर आई तो राजधानी कराकस में गोलीबारी और बम धमाकों की खबरें आने लगीं। कुछ घंटों तक तो ऐसा लगा कि शायद सेना ने तख्ता पलट कर दिया है या देश में गृह युद्ध छिड़ गया है। तो फिर क्या हुआ? क्या सेना ने सरकार पर कब्जा कर लिया? नहीं, कुछ देर की अफरा तफरी के बाद सब शांत हो गया। कोई बड़ा सैन्य विद्रोह नहीं हुआ। सरकार को चलाने के लिए मादुरो के बेटे ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिला दी। अच्छा। शुरू में तो डेल्सी रॉड्रिगेज ने अमेरिका की बहुत निंदा की, इसे साम्राज्यवादी हमला बताया और लोगों से एकजुट होने की अपील की। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी भाषा पूरी तरह बदल गई। सूत्रों का कहना है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब उन्होंने एक तरह से हार मान ली? और विपक्ष का क्या? विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है मारिया मचानो, जिन्हें देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। वो मादुरो के डर से देश के बाहर रह रही थी। अब वो इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए वापस वेनेजुएला लौट रही हैं। मतलब देश में एक नई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है जो अमेरिका की निगरानी में होगी। जी बिल्कुल। ये सब तो बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल है, लेकिन आम आदमी, बाजार, अर्थव्यवस्था, उस पे इसका क्या असर हुआ? आप कह रही थी कि सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है। हाँ, और अब उस जानकारी पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। जिस दिन निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबर आई, उस दिन वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट 16.45% उछल गया। एक मिनट, क्या कहा आपने? 16% से ज्यादा? रुकिए, तो आप कह रही हैं कि जिस दिन देश के राष्ट्रपति को एक विदेशी ताकत किडनैप कर लेती है, उस दिन देश का बाजार जश्न मनाता है? जी हाँ। ये तो किसी भी देश के लिए बहुत ही अजीब और शर्मनाक स्थिति है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। एक स्टॉक मार्केट का इतना उछलना ये दिखाता है कि निवेशक, उद्योगपति और बाजार को चलाने वाले लोग मादुरो के जाने से बेहद खुश हैं। उन्हें मादुरो का शासन अमेरिकी हस्तक्षेप से ज्यादा बड़ा खतरा लग रहा था। ये दिखाता है कि मादुरो के राज में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था किस कदर तबाह हो चुकी थी और लोग बदलाव के लिए कितने बेताब थे। अगर देश पर हमला होता तो बाजार गिरता, यहाँ तो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि मादुरो के समर्थन में कोई बड़े प्रदर्शन भी नहीं हुए होंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ छोटी मोटी रैलियों को छोड़कर आम जनता की तरफ से कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। सड़कें शांत रहीं। ऐसा लगता है कि सालों की महंगाई, गरीबी और तानाशाही झेल रही जनता के लिए मादुरो का जाना एक राहत की खबर थी, भले ही वो किसी भी तरीके से गए हों।
तो फिर हम इस पूरी कहानी को समझे कैसे? मेरे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें बन रही हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपनी जूती के नीचे रखकर एक वर्ल्ड पुलिसमैन की तरह बर्ताव कर रहा है। ये एक ऐसी खतरनाक मिसाल है जिसके बाद कोई भी ताकतवर देश किसी भी कमजोर देश के नेता को बस उठा सकता है। कल को चीन ताइवान के लिए ऐसा कर सकता है या रूस यूक्रेन के लिए। ये पहली तस्वीर है जो वैश्विक व्यवस्था के लिए बहुत डरावनी है। और दूसरी तस्वीर है वेनेजुएला के अंदर की, एक ऐसा देश जो अपने ही नेता के जाने पर जश्न मना रहा है। स्टॉक मार्केट का उछलना और सड़कों पर खामोशी, ये सब यही इशारा करता है कि शायद मादुरो वाकई एक अलोकप्रिय और दमनकारी शासक थे और लोग उनसे छुटकारा चाहते थे। और यहीं पर वो मुश्किल सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अगर कोई शासक अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा हो, देश को बर्बाद कर रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून उसे संप्रभुता नाम की ढाल के पीछे बचाता रहे, तो क्या किया जाना चाहिए? क्या तब किसी बाहरी ताकत को दखल देने का हक है? और अगर ये हक है, तो ये कौन तय करेगा कि कब, कहां और कैसे दखल देना है? क्या ये हक सिर्फ अमेरिका जैसी महाशक्तियों के पास ही रहेगा, जो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं? निकोलस मदुरो को हटाकर अमेरिका ने शायद वेनेजुएला की एक समस्या हल कर दी हो, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। उन्होंने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसके नियम अभी तक लिखे नहीं गए हैं, और बिना नियमों के खेल में हमेशा सबसे ताकतवर खिलाड़ी ही जीतता है।